इन्फ्लेशन, है ना। अब जब हम डिमांड साइड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें सप्लाई साइड का कोई रोल नहीं होता। जो भी चेंज आता है किसमें, प्राइस में। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, है ना। तो इन्फ्लेशन इन यहाँ मतलब क्या है कि हमारे जो प्राइजेस है वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इस सिचुएशन पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे प्राइस जो इंक्रीज हो गए हैं, जब ये प्राइस केवल और केवल डिमांड की वजह से इंक्रीज होते हैं, ऐसी महंगाई को या ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। इसमें सप्लाई साइड का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मार्केट का दूसरा फोर्स कौन सा है, सप्लाई है। तो इसमें सप्लाई साइड का कोई रोल नहीं होता। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉजेज ऑफ डिमांड साइड इन्फ्लेशन, है ना। तो इसका कोई सिंगल कॉज नहीं होता। तो हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट बताने होंगे जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है। बहुत क्लियर है, यानी कि ऐसी सभी चीजें जिनकी वजह से मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, वे सभी क्या है, दे आर ऑल द कॉजेज ऑफ डिमांड साइड इन्फ्लेशन। क्लियर है यहाँ पर। तो चलो एक एक करके बताओ आप कि वो कौन से ऐसे कॉजेज है जिनकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है। ये डिमांड कर कौन रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। तो बहुत सारे कॉजेज है जो याद आ रहे हैं, बताओ मुझे, रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। ये तो पूरा एक सराउंडिंग आपने एक सिंगल बता दिया। मनी फ्लो बढ़ने के भी तो कई कॉजेज है ना। वो तो पूरे मार्केट में, सुनो, अगर सिंगल, अगर एक लाइन में हमें ये आंसर देना होता तो बहुत क्लियर आंसर इन्होंने दिया कि मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। एक सिंगल लाइन में आंसर हो गया। जब हम और डेप्थ में जाते हैं तो फिर हम इसको अलग तरीके से पूछते हैं, तो फिर बताओ कि मनी फ्लो बढ़ने के कॉजेज क्या है ना। और ज्यादा हो जाता है ना कि मनी फ्लो बढ़ने के कॉजेज क्या है, ये बता दो, है ना। हाँ, तो मनी फ्लो बढ़ने के कॉजेज बहुत सारे हैं। हम इनमें मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को रखते हैं। ये मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दो तरह की होती है। आप और डेप्थ में आगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे ना तो इसको और क्लियरली, ये वाला टॉपिक और बैंक वाला टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। इसको समझ लेंगे तो बैंकिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, और ना केवल बैंकिंग, इवन बजट में भी, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी कहाँ पढ़ेंगे हम, बजट में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, मनी फ्लो को कंट्रोल करने की दो हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। मनी फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के उपाय हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है फिजिकल पॉलिसी। बाकी सारी चीजें इन्हीं दोनों में आती है। समझ रहे हैं आकाश। हमारे जो मनी फ्लो है, आपने बताया कि मार्केट में डिमांड को कंट्रोल करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मनी फ्लो की। तो फिर मनी फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम हमारे, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और सेकंड है फिजिकल पॉलिसी, FISCAL, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल किसके पास है, मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल है किसके पास, RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसमें बैंक से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनसे मनी फ्लो कम या ज्यादा होता है। ठीक। और सेकंड जो है फिजिकल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के थ्रू कंट्रोल करती है। समझ रहे हैं। तो हमारा बजटरी सिस्टम और हमारा मॉनेटरी सिस्टम या फिजिकल या मॉनेटरी सिस्टम मनी फ्लो को बैलेंस करके मार्केट में डिमांड साइड को बैलेंस करता है, जिससे प्राइजेस बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। मॉनेटरी पॉलिसी भी टू टाइप्स होती है और फिजिकल पॉलिसी भी टू टाइप्स होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के टू टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट है मॉडरेट या एक्सपेंसिव, यानी कि जिससे एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन किससे होगा, जैसे आपने नल का टैब है, नल का टैब आपने ज्यादा खोल दिया तो फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, वो वाटर का फ्लो है। यहां पर मनी फ्लो है। तो ये जो मनी फ्लो में जब RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जब बहुत ही लिबरल कर देता है इंटरेस्ट रेट, अब यहां से आगे की बात शुरू होती है। CRR क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। SLR क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है, अब लोन इंटरेस्ट रेट तो बैंक का मैटर है, इसमें RBI का दखल करने लगा। तो बैंक रेट तो RBI का है ना। बैंक रेट और रेपो रेट, ऐसे दो रेट है जिनके थ्रू RBI बैंकों के क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। अभी आगे जाएंगे तो सारे टर्म आपके लिए एकदम कॉमन हो जाएंगे।
न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा तो ये अभी भी कॉमन ही होंगे आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली ये जनरल अवेयरनेस के ये वर्ड है जो मैंने अभी यूज किए टर्मिनोलॉजी, इनके लिए आपको बुक्स नहीं खोलनी पड़ रही, आप इतने अवेयर होने चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर है तब तो आपके अवेयरनेस का लेवल और ऊंचा होना चाहिए। अब आप ये कहें मैंने कभी सीआरआर पढ़ा नहीं, मैंने कभी बैंक रेट पढ़ा नहीं, तो ये तो बड़ी गजब बात हो गई। आप अवेयर हैं तो आपको न्यूज तो सुनते होंगे, भले आपने आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, लेकिन न्यूज़पेपर न्यूज ये सब तो आपकी एक सिंपल लाइफ का पार्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बैंक रेट रेपो रेट ना पढ़े हो। क्यों? जान थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बहुत डिटेल्स नहीं जानते तो इतना ही तो जानते ही होंगे कि आरबीआई हर 3 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, और उसमें ये कभी घटा दिए जाते हैं, कभी बढ़ा दिए जाते हैं, और इसकी वजह से डायरेक्ट मार्केट पर, शेयर मार्केट में, सेंसेक्स पर इम्पैक्ट पड़ता हमें दिखाई देता है। ये तो एक सिंपल सी बात है, इंटरकनेक्टेड है। आप जैसे जैसे एक चीज क्लियर कर लेते हो, उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज अपने आप समझ में आने लग जाती है। ये इस तरह का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक चीज नहीं समझ में आती तो आगे की पूरी चेन ही गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने देखा जैसे ये जितनी बातें मैंने बोली ये अलग अलग चैप्टर में आएंगी आपके सामने। आप कभी कभी होता है जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, पूरा नहीं समझ में आया, फिर आपने बैंक पढ़ा तो बैंक भी समझ में आया, इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया जो पीछे नहीं समझ में आया था। फिर आगे आपने शेयर मार्केट पढ़ा तो वो भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। इसलिए एक एक चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, लेकिन जो जब पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट वही क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? तो यहां पर हमने बात की कि मार्केट में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि सडनली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से जब प्राइस इंक्रीज होते हैं, ऐसी इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल या डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसमें जो कॉजेज हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक है मॉनेटरी कॉजेज, एक है फिजिकल कॉजेज। ठीक है? जैसे अब हम बोलेंगे, आप बताना ये किसके अंतर्गत आएगा। मैंने डिवीजन दोनों में क्लैरिटी कर दी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के यहीं से आए हैं। व्हाट इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे। अब टैक्स और सब्सिडी ये किसका पार्ट होगा? अच्छा, पहले ही आंसर गलत दे दिया। टैक्स अब एक ये गलत क्यों होगा ये भी जान लो। आपने फिजिकल पॉलिसी बताया सही है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी गलत है। क्यों गलत कर दिया आपने? आपने ये नहीं सोचा कि टैक्स इंप्लीमेंट करना किसका काम है। क्या आरबीआई टैक्स इंप्लीमेंट करती है? गवर्नमेंट ना, थ्रो बजट। तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट हुआ। कितनी सिंपल है, आपको आंसर मालूम है लेकिन आपने गलत कर दिया। बस यही ह्यूमन एरर छोटी छोटी सी हम संभाल लें तो हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ना बड़ा आसान है। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। दो तरह की गलती होती है, एक तो क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप ये दोनों गलती ना करें, आप निकल जाएंगे। समझ रहे? तो यहाँ पर कितनी सिंपल सी बात थी लेकिन हमने गलत कर दिया। यहाँ तो कोई नहीं, एग्जाम में होता तो नेगेटिव मार्किंग में दूसरा भी गया। तो पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये जो एक्टिविटीज है ये गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करती है। सबसे पहले ये सोचो, ये तो बहुत जनरल इसका है नॉलेज, आपको पता ही। अगर वो गवर्नमेंट करती है तो दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, और अगर वो बैंक से रिलेटेड है तो फिर मॉनेटरी। सिंपल। ठीक? तो टैक्स और सब्सिडी आपने बता दिया किसका है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। अब अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टैक्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? ये जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये डिमांड साइड, अब हम यहां से नए पेज पर पूरा डिस्कस डिमांड साइड इन्फ्लेशन पर करने वाले हैं। ठीक है? हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है इसमें ये क्यों हो रहा है। ठीक है? तो इस ये आप अभी बता रहे हैं फिजिकल पॉलिसी का पार्ट। ठीक है? यहाँ पर हम पहले करेंगे फिजिकल पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है? फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी में हमने पहला पॉइंट क्या लिया, टैक्स। ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा कि जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ठीक है? डिमांड बढ़ गई है। किसकी डिमांड बढ़ गई है? डिमांड बढ़ गई है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है। अब ये डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मनी ज्यादा है, यही तो मतलब है। क्योंकि मनी होगी तो परचेसिंग पावर होगी और तभी वो सामान ज्यादा खरीदेंगे। तो ये पैसे इनके पास ज्यादा है, इसका एक रीजन टैक्स से रिलेटेड हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है या घटा दिया है। तो मनी फ्लो कब बढ़ता है, जब टैक्स कम कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है सरकार ने क्या कर दिया है, टैक्स कम कर दिए हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं,
इनडायरेक्ट, ये बहुत ध्यान रखना है, और डायरेक्ट। हम इन दोनों पर, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो इस तरह से आएंगे ना, तो जरा बताओ सोच करके। अब इस तरह के प्रश्न पूछे, जल्दबाजी मत किया करो, जल्दी आंसर देना बड़ी चीज नहीं है, सही आंसर देना बड़ी चीज है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है, सोचना है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कम कर दिए हैं, जिनकी वजह से डिमांड बढ़ गई है, वो टैक्स कौन से थे, डायरेक्ट टैक्स थे या इनडायरेक्ट टैक्स थे। अब विचार करके बताओ इस तरह के क्वेश्चन पर कैसे विचार किया जाता है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा टैक्स कम होने से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा या बचेगा, जिससे वो ज्यादा खरीदारी करेंगे। जैसे ये चीज आपने सोची, तुरंत आंसर आ जाएगा, फिर उसको कोई काट नहीं सकता, आपका आंसर किसी भी कीमत पर गलत नहीं। हम जल्दी क्या करते हैं, बस जल्दी आंसर बता देंगे, उसका उसको, ये माइंड प्रैक्टिस है, ये मैंने खुद प्रैक्टिस की है, और इसका मतलब रिजल्ट एकदम 100% आता है कि सबसे पहले आप उसको क्या करो, जो सामने आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर सही होगा, उसको तुरंत माइंड में ही इंप्लीमेंट कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, इंप्लीमेंट करके उसका रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट उसका आंसर के फेवर में है, राइट आंसर, उसको कोई काट सकता है क्या, उसको बोलते हैं लॉजिकल स्टडी। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर आपके सामने दो टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनका डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताओ कोई, इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल बताओ, फिर हम आगे बढ़े। तुम होते यहाँ हो लेकिन कहीं और होते, इसलिए बार बार तुमको इंडिकेट करते हैं। फिजिकली यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो। शादी वादी का इरादा है क्या? कई बार ऐसा होता है बच्चों का पूरा दिमाग शादी के बाद खुलता है, तो बताओ हम पेरेंट्स से बात करें। शादी, कई लोगों का ऐसा भी हुआ, सिलेक्शन ना शादी के बाद हो जाता है। अपना समय मत, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन दो, चाहे शादी के बाद दो या पहले दो। इस समय सीजन बहुत चल रहा है ना, तो हो जाता है कईयों की बारात में गए होगे, काश हमारा दिन आ जाता है ना, या पूरी तरह यही प्रेजेंट रहूं। अचानक ये कहते क्या मैम, क्या कहीं और, कहाँ थे तुम अभी, हमने जब ये प्रश्न पूछा। पूरी तरह यहाँ रही है, सब भूल जाओ दुनियादारी। ये सोचो मेरे बिना दुनिया चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ बैठा हूँ। समझ गए ना। तो अब मैंने आपसे पूछा कि इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल है, कोई टैक्स का नाम बताओ जो इनडायरेक्ट हो। आप किसी ऐसे टैक्स का नाम बताओ, अगर ऐसे मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। यही पढ़ाया अपने बच्चों को, अगर सर किसी दिन क्लास लेने लग गए कि आउटपुट लेना है क्लास का, तो हमको तो डिसमिस कर दिया जाएगा यहाँ से। कुछ पढ़ाती ही नहीं आप तो बच्चों को। अरे लो, आप ही लोग तो मेरा रिजल्ट हो, मेरी मतलब मार्कशीट तो आप ही लोग हो। अब आप लोग आंसर नहीं दोगे तो हमारा ही तो फेलियर है ये। नहीं, अलग चीज नहीं है। देखो अब आकाश अगर आंसर बता दें तो हम बने, नहीं तो हम तो गए समझो। है, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया। मैंने आपसे पूछा इनडायरेक्ट टैक्स का कोई, अभी अभी ये सेंस में नहीं है, उसको पता है अभी सेंस में। अच्छा एक चीज है, अचानक इस पर क्वेश्चन आ जाते तो ये हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है ना। चलो तुम तब तक रिलैक्स करो, ये क्वेश्चन का आंसर तुम भी दोगे। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताओ इसने ही। मैंने टैक्स का एग्जाम्पल पूछा है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। ये इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है, पूछा कुछ और जाता है, बताते कुछ और है बच्चे। मैंने पूछा कि व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर जो हम लोग, किसी टैक्स का नाम बताओ। अब तो पक्का है तुम लोग हमको भगाओगे यहाँ से, पक्का भगाओगे। देखो डायरेक्ट टैक्स का नाम बताओ। शादी के लड्डू जितने ज्यादा खाओगे ना, दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या बात, क्या बात है, कितने बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो। ये वीडियो अगर सबने देख लिया कहेंगे मैडम आप क्या पढ़ाते हैं। क्या बच्चे, हमने स्टार्टिंग में बताया था दोनों में डिफरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो सर्विस टैक्स किस पे लगाते हैं? प्रोडक्ट पर ही तो लगाते हैं। आप डायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स का नाम क्यों ले रहे हो? जीएसटी क्या है? इनका आंसर था जीएसटी, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रोडक्ट पर कौन सा टैक्स लगाते हैं? जीएसटी। आपका आंसर क्या है? इनकम टैक्स। हाँ, तो ये तो हमने बोला है ना, आपने कहा बोला। हाँ, जो सर्विस टैक्स है वो किस पर लगते हैं? वो प्रोडक्ट पर लगता है। और जो इनकम टैक्स है वो किस पर लगता है? पर्सन पर लगता है। तो डायरेक्ट लगा ना पर्सन पर, डायरेक्ट पर्सन पर लगा, और वही उसको पे करेगा, वो उसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकता, नॉन शिफ्टेड होते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? नॉन शिफ्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? शिफ्टेड होते हैं, क्योंकि ये किस पर लगते हैं? प्रोडक्ट पर। ये किस पर लगते हैं? पर्सन पर। तो एक पर्सन पर लगा जिस पर, वही उसको पे करेगा। मैंने इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एक क्या बताया था, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। आप भूल गए हो, रिवीजन की जरूरत है। इनडायरेक्ट टैक्स है, लगे हैं प्रोडक्ट पर और देगा कंज्यूमर, क्योंकि कौन कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को? कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना।
अब हमें बताना कुछ और था और हम चले गए किसी और डायरेक्शन में, टैक्स बढ़ाने लग गए। बताना था कि डिमांड इंक्रीज कैसे होती है, उसमें टैक्स का रोल बताना था आपको। ये तो गड़बड़ हो रही है, बेसिक्स तैयार करो। एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते खाली टाइम में? एनसीईआरटी को एकदम रट डालो, एक बार पूरा पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ो क्लास में, ठीक है? क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा होता है, हम कोई दूसरे उससे आए होते हैं साइड से, तो वो हमारा पार्ट, हमें रिवीजन की जरूरत होती है। बस इतनी सी बात है, कोई ऐसी चीज थोड़ी ना जो नहीं आएगी आपको, सब पता है आपको, बस रिवीजन की जरूरत है और कुछ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब टैक्स में कमी की जाती है तो मनी फ्लो बढ़ जाता है, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसा होता है, और वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, एकदम रिजल्ट आएगा। जैसे इनकम टैक्स है, अब मान लो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने 25% से घटा करके 15% कर दिया, तो लोगों के पास 10% एक्स्ट्रा पैसा बचा है ना। आप अभी तक 25% टैक्स दे रहे थे अपनी इनकम का, अब आपका 10% बच रहा है, तो वो 10% कहाँ है? आपकी जेब में एक्स्ट्रा मनी है। आप जाओगे बाजार से, ज्यादा सामान खरीदोगे, ज्यादा सामान खरीदोगे तो क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। हुआ ना? इसमें सप्लाई का कोई रोल था क्या? ना, केवल और केवल किसका रोल था? डिमांड का, और डिमांड बढ़ी इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में कमी होने से। ठीक, अब अगर आप इस बात को समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि इस महंगाई को रोका कैसे जाए, जिस वजह से भाई बीमारी जिस कारण से हुई है उसी को खत्म कर दो, बीमारी दूर हो जाएगी। तो जब सरकार को इस तरह की महंगाई खत्म करनी होगी तो वो डायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगी? फिर से 15 से बढ़ा करके 25 कर देंगे, ये कंट्रोल हो जाएगा। कितना से इजी है ये, है ना? बहुत आसान है। थोड़ा हम आपसे कुछ नहीं मांगते सिवाय अटेंशन के, फीस भी मांगते हैं लेकिन क्लास में केवल अटेंशन मांगते हैं। यहाँ पर केवल अपना अटेंशन दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, समझ गए? लेकिन आप क्या करते हैं, आधे यहाँ आधे वहां, ऐसे नहीं, 50-50 नहीं, 100%। अब देखो ये डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर, तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रोल नहीं है इसमें? क्या इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रोल नहीं है? तो अब देखो, अगर आपने गलती से इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया कमी करने, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से तो सामान सस्ता हो जाना चाहिए। अगर जीएसटी कम होगा तो सामान सस्ता हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं महंगाई कैसे बढ़ी, तो इसी बहुत सोच समझ के बताना है कौन सा टैक्स कम हो जाने से। तो सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, ऐसा थोड़ी ना पहले सामान पर टैक्स ही नहीं लगता था। हाँ, तो इंक्लूसिव मतलब उनको उनमें सब इंक्लूड कर दिया, 17 तरह के टैक्स खत्म करके उसको बनाया गया जीएसटी को। आपको पता नहीं है, एकदम आतंक उसका टैक्स का, कितने टैक्स है, जीवन से लेके मृत्यु तक टैक्स ही टैक्स देने होते हैं। तो ये चीज हो गई। ठीक, अब ये तो एक टैक्स की, क्या जिस तरह का टैक्स का रोल था वैसे ही सब्सिडी का रोल्स भी है क्या? है, सब्सिडी का रोल्स भी है क्या डिमांड साइड इन्फ्लेशन के बढ़ने में? सब्सिडी का क्या रोल्स है? क्योंकि ये दो मेजर पार्ट है किसके? फिजिकल पॉलिसी के। फिजिकल पॉलिसी के दो मेजर पार्ट है, टैक्स और सब्सिडी। इनको समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए समझो। हम आपको मेन चीज पकड़ाते हैं, इसको पकड़ो, बाकी सब तो अपने आप खींचा चला आएगा, उसको पकड़ो हाथ में। ठीक, तो आपने टैक्स समझ लिया कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्स में कमी होने से महंगाई बढ़ गई, डिमांड साइड महंगाई बढ़ी, और इसको ठीक कर दो, बढ़ा दो, तो डिमांड साइड महंगाई फिर से सही हो जाएगी। अब हम सब्सिडी पर बात करते हैं कि सब्सिडी में किस तरह के चेंज होते हैं जिसकी वजह से डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फटाफट बताओ, सब्सिडी कम होती है, ज्यादा होती है? नहीं, आप बताओ, सब्सिडी समझती बेटा? सब्सिडी में क्या हो रहा है? सब्सिडी में क्या हो रहा है? सब्सिडी बढ़ रही है या घट रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है? सब्सिडी बढ़ने से क्या होता है? महंगाई। सब्सिडी बढ़ने से क्या होता है? महंगाई। और आंसर क्या देना है? महंगाई बढ़ रही है सब्सिडी बढ़ने से। अच्छा, अच्छा, श्योर। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम नहीं लिया, इम्पैक्ट सेम होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इम्पैक्ट सेम होता है। आखिर पैसा तो कंज्यूमर का ही है ना, चाहे सरकार डायरेक्ट दे चाहे इनडायरेक्ट दे, देना तो उसी के, जाएगा तो उसी के हाथ में ना। यहाँ पर इसने ही देखो बाजी मार ले गई, यहाँ पर जल्दबाजी में तुमने गड़बड़ी कर दी। कितना सही बात तो कही कि सब्सिडी बढ़ेगी तो महंगाई तो कम होगी ना। सब्सिडी बढ़ने का मतलब क्या है? सरकार आपको ज्यादा राहत दे रही है। पहले अगर 10% छूट दे रही थी कीमतों में, तो 20% का देगी। तो इससे क्या होगा? इससे तो महंगाई घटेगी। अब बताना क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? जैसे गैस का सिलेंडर, जब सरकार आपको 500 रुपए सब्सिडी दे, तो 500 रुपए सब्सिडी देने से क्या होगा? सस्ता हो जाएगा ना।
और जब सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी तब क्या होगा, महंगाई हो जाएगी। अब इसमें भी ना बड़ा ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, हम इसको विस्तार से आपको समझा दें ताकि पूरी तरह से वो भी गलत नहीं थे, अभी ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखो ये रहा आपका सब्सिडी, ठीक है, ये रहा आपका सब्सिडी। अब ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी चीज ले लो जिस पर सब्सिडी सरकार ने क्या कर दिया, मान लो पहले वो सामान में आपको सरकार 200 रुपए की सब्सिडी देती थी, ठीक है, सरकार पहले 200 रुपए की सब्सिडी दी, अब उसकी मार्केट प्राइस थी 1000 रुपए और आपको वो पड़ता था 800 का, क्योंकि सरकार आपको 200 रुपए की सब्सिडी दे दिया करती थी, ठीक है। अब सरकार ने इसमें सब्सिडी में क्या कर दिया, सब्सिडी सरकार ने बढ़ा करके 300 रुपए कर दिया, 100 रुपए इसमें और बढ़ा दिया। अब आपको छूट कितनी मिल रही है, 300 रुपए की। तो ये सामान मार्केट में क्या हो गया, सस्ता हो गया ना। अब ये मार्केट ये आपको कितने का पड़ेगा, 700 रुपए का, ठीक, ये 700 रुपए का पड़ेगा। जब 700 रुपए का पड़ेगा तो आपकी जेब में ये 100 रुपए बच रहे हैं ना, जो अब तक आप 800 रुपए पे कर रहे थे, ये 100 रुपए बच रहे हैं, इस 100 रुपए से आप दूसरा सामान खरीदोगे तो उस चीज की कीमत बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी ना, आपकी जेब में 100 रुपए बढ़ रहे हैं ना, बच रहे हैं ना, तो 100 रुपए से आप कोई सामान खरीद, जैसे पहले आप सोच रहे 100 रुपए बच गया, चलो इससे 1 किलो सेब खरीद लेते हैं, तो 1 किलो सेब की डिमांड जनरेट हुई किस वजह से, सब्सिडी कम होने से, बढ़ने से, सब्सिडी बढ़ने से, सब्सिडी बढ़ के 300 रुपए हो गई, सब्सिडी बढ़ने से क्या हो गया, कंज्यूमर की नई परचेसिंग पावर जनरेट हो गई, न्यू परचेसिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो गई, जनरेट हो गई, ठीक। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इससे सब्सिडी बढ़ने से ये सामान 700 रुपए का, तो ये सामान तो सस्ता हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो नई परचेसिंग पावर आई उससे एक दूसरे सामान की डिमांड बढ़ गई। हम इसलिए बता रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में एक ही बात को लिमिट करके नहीं पढ़ा जाता, वो हर जगह पर अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। तो वो जो सब्सिडी आपने सरकार ने बढ़ाई उसकी वजह से 100 रुपए और बचे, उस 100 रुपए से आप और नया सामान खरीद सकते हो जिसकी डिमांड बढ़ेगी। अब बात स्पष्ट हुई। अब दूसरी तरफ चलो देख लेते हैं सब्सिडी कम करने का क्या असर पड़ेगा। ये तो सब्सिडी बढ़ाने की बात हुई थी, जब सरकार सब्सिडी कम करेगी तो 200 की जगह 100 रुपए सब्सिडी देगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, 100 रुपए की सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि अब उस बंदे को ये सामान 900 रुपए का पड़ेगा। 900, पहले 800 का पड़ रहा था, फिर 700 का पड़ा, अब 900 का पड़ेगा। जब ये 900 रुपए का पड़ेगा तो डायरेक्ट ये वाला सामान तो महंगा हो रहा है जिस पर सब्सिडी, लेकिन वो जो 100 रुपए और 200 रुपए से दूसरा सामान खरीद रहा था अब वो नहीं खरीद पाएगा, तो उसकी डिमांड घटेगी और इसकी, तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसलिए सब्सिडी हर चीज पर नहीं देती ना, गवर्नमेंट ये देख लेती है कि जो बहुत ही नेसेसरी चीजें होती है उन पर सब्सिडी देती है। तो इसलिए सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, कितना कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर समझने के बाद भी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना बहुत टाइम दे करके लेना होता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। अब हम बात कर रहे थे, ये दो हमारे सब्सिडी और टैक्स दोनों पार्ट हो गए फिजिकल पॉलिसी के, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो भी काम करता है किससे रिलेटेड, मनी फ्लो को, मनी फ्लो से रिलेटेड जो भी काम करता है वो सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या क्या करे जिससे कि मनी फ्लो बढ़ जाए और डिमांड बढ़ जाए, और हम कह सकें कि ये सब क्या है, कॉजेज ऑफ डिमांड साइड इन्फ्लेशन। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है बैंक, जो बैंक से रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इससे पहले कुछ रिजर्व्स हैं, शायद इनके बारे में आप डिटेल्स ना जानते हो, अभी हम नाम बता रहे हैं, आगे डिटेल्स बताएंगे। जैसे सीआरआर है, ठीक है, और एसएलआर है। एसएलआर का पूरा नाम कौन बताएगा, बताओ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, ठीक। ये ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो बैंक को मतलब कंपलसरी होता है रखना। सीआरआर कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, बैंक के पास जो डेली डिपॉजिट्स होते हैं ना, तो बैंक के जो नेट डिपॉजिट्स होते हैं उस नेट डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट जो आरबीआई डिसाइड करे उसे बैंक जो है आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं। तो जो कैश में रखते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं, और कुछ अपने पास रखते हैं बैंक इमरजेंसी के लिए, उसको एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर में कैश के अलावा कुछ और भी एसेट्स भी होते हैं, जैसे गोल्ड होते हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं,
तो ये SLR और CRR एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको बैंक अपने ट्रेड में यूज नहीं कर सकता, किसी को लोन नहीं दे सकता। मतलब ये बाहर हो जाते हैं उसके। जैसे बैंक के पास अगर 1000 रुपए है तो बैंक ने 100 रुपए CRR रख दिया, 100 रुपए SLR, तो उसके पास ट्रेड करने के लिए केवल 800 रुपए है। वो पब्लिक को केवल 800 रुपए दे सकता है लोन के लिए, है ना। और जितना पैसा वो पब्लिक को देगा उतने ही पैसे से तो मार्केट में फ्लो बढ़ेगा ना। तो जब RBI को लगता है कि फ्लो घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, CRR घटा बढ़ा देता है ना। अगर CRR बढ़ा देगा तो बैंक को ज्यादा कैश रखना पड़ेगा RBI के पास, तो उसके पास ट्रेड करने के लिए कम पैसा बचेगा, मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, यानी कि बैंक के थ्रू मार्केट में पैसा बढ़ता है। बैंक एक ऐसा स्टेशन है जहां से आगे मार्केट में इकोनॉमी में फ्लो जा रहा है, ठीक है। और उस बैंक के स्टेशन की चाबी किसके पास है, RBI के पास है। जब RBI को लगता है कि बैंक ज्यादा फ्लो कर रहे हैं तो वो टाइट कर देता है। कैसे टाइट करता है, CRR बढ़ा देता है। और CRR बढ़ाएगा तो बैंक को ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, तो मार्केट में लोन देने के लिए, लोन का मतलब है दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों, क्रेडिट और डेबिट दोनों। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो बैंक के पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, आपकी जगह बैंक पे करता है दुकानदार को, करता है कि नहीं। तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए ना उसके लिए। अब बैंक के पास अगर पैसा कम होगा तो वो कम पे करेगा, आपको क्रेडिट कार्ड बहुत टफ हो जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो मनी फ्लो धीमा हो जाएगा, शॉपिंग कम हो जाएगी आपकी। सपोज दैट इस समय अगर जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना हो गवर्नमेंट को, ओके, लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा ही कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड्स में तो कितनी छूट मिल जाती है, तो फटाफट ये क्लिक करो। इतना अंधाधुंध मतलब शॉपिंग इस समय हो रही है, शादी सीजन भी चल रहा है और फ्लिपकार्ट तो मरा ही जा रहा है, पूरा मार्केट खुद ही पकड़ लेना चाहता है। तो उसमें कई क्रेडिट कार्ड पे आपको कई कई परसेंट छूट मिल जाती है। तो वो क्रेडिट कार्ड्स में अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, सॉरी, यहाँ गवर्नमेंट वर्ड गलत है, RBI, अगर RBI क्या करे, RBI बैंकों पर बैंकों के CRR बढ़ा दे, SLR बढ़ा दे, बैंक रेट बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे। अब बैंक के लिए RBI से पैसे लेना बहुत टफ हो गया, क्योंकि RBI से ही बैंक पैसे लेते हैं जब कम पड़ते हैं, तो बैंक के पास दो ही सोर्स है इनकम के, बैंक के पास दो, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है ना, तो बार बार बैंक में हम लोग चले जा रहे हैं, और जब बैंक पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। ये बैंक के पास इनकम के दो ही सोर्स है, या तो पब्लिक डिपॉजिट करे या तो RBI से ले, है ना। तो बैंक को कितना पैसा चाहिए डिपेंड करता है इकोनॉमी की डिमांड कितनी है। इकोनॉमी की डिमांड जितनी ज्यादा है बैंक को उतना ही पैसा, क्योंकि बैंक, हम किसकी बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, व्यापारिक बैंक उसे कहते हैं जो व्यापार करते हैं। व्यापार किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। बैंक को क्या लेना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे लेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ज्यादा से ज्यादा पैसे दे, ले और उनको ब्याज दे। आप तो कहोगे कि क्रेडिट कार्ड तो जीरो इंटरेस्ट पर आपको सामान खरीदवा देता है, बल्कि आपको परसेंटेज पे माइनस दे देता है। कई क्रेडिट कार्ड ये कहते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 10% की छूट है। तो फिर बैंक को क्या मिल रहा है, वो क्रेडिट कार्ड इशू करने से पता लगा कि आपने बैंक से 100 रुपए की खरीदारी की और 90 रुपए जमा कर रहे हो, तो आपको यह 100 रुपए का सामान 90 से मिल रहा है उस क्रेडिट कार्ड से, तो क्या 10 रुपए के लॉस लेकर के सर बैंक आपको दे रही है, नहीं जी। आपने जिस कंपनी का सामान खरीदा है ना, उसने उस क्रेडिट कार्ड के साथ टाई अप कर रखा है कि हमारे कंज्यूमर के लिए 10 रुपए की छूट दो, हम तुमको इसमें से 5 रुपए देंगे, 15 रुपए देंगे। ये सब चल रहा है बड़ा घाल मार्केट में। तो जहां आपको लगता है कि 0% या मान आपको छूट मिल रही है, उस छूट के बदले क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाली बैंक को उस कंपनी का परसेंटेज मिलता है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके क्रेडिट कार्ड से। जितनी ज्यादा सेल होगी पर सेल पर उसको पॉइंट मिलेंगे और पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आ जाएगी आगे, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई धीरे धीरे। ये सब तो बहुत आसान है बच्चे, आप सब समझ सकते हो, बस पेपर पढ़ो। आप लोग मेरी ये गांठ मान लो इस बात को, बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर जितना, क्योंकि इकोनॉमी करंट बेस्ड सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में कई बातें किताबों में पढ़ने पर बहुत देर में समझ में आती है और डेली पेपर पढ़ने से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। 2-4 दिन नहीं आएंगी, महीने भर नहीं आएंगी, कभी तो आएंगी ना, कभी तो आएंगी समझ में। तो कंटिन्यू रखो, आप रुको मत। अब जब ठान लिया तो डरना क्या, ठान लिया कि यही काम करना है तो फिर डरना क्या। ये आधा अधूरा वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता कि कर भी रहे और मन भी नहीं है। जो काम करो मन से करो या ना करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, जिस काम में मन नहीं लग रहा है उसको मत करो, और अगर वो काम करना जरूरी है तो उसमें मन लगाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, समझ रहे हैं। पर यहाँ तीसरी कैटेगरी के लोग जरूरत से ज्यादा है कि वो उस काम को करते हैं जिसमें मन नहीं लगता और सारी जिंदगी करते रहते हैं बिना मन के, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि जिन चीजों में हमारा मन नहीं लगता ना, हम कितनी भी मेहनत कर लें कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। सारा खेल इस मन का है, मन। और हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना, मन हमारा और रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं। इसलिए थोड़ा दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। हठी कहते हैं ना, हठ,
एक बच्चा जब हट रख लेता यही चाहिए तो यही चाहिए, उस तरह की हट। जब ठान लिया है तो फिर क्या सोना, क्या जागना, क्या खाना, क्या पीना, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर देखो जिंदगी में हमारा एक होता है मेन लक्ष्य, मेन गोल, बाकी सब सारे सब गोल होते हैं, सह उद्देश्य। उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सारे सहयोग करते हैं। यानी कि एक होता है साध्य, एक होते साधन, होता है ना। अब अपनी अपनी एज और अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सबका साध्य और साधन अलग अलग हो सकता है, लेकिन होता सबका है। तो हमने चुन लिया कि ये हमारा साध्य, जिसे आप गोल कहते हो, लक्ष्य कहते हो, टारगेट कहते हो, कुछ भी कहते हो, मंजिल कहते हो, डेस्टिनेशन कहते हो। तो साध्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये चीज हमको चाहिए, और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब उसको पाने के साधन बन जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आधा अधूरा प्रयास है। कि जो हमारा साध्य है उसको प्राप्त करने के लिए बाकी सब, जैसे आप इलाहाबाद में रह रहे हो, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कमरा लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ना है। आपको एक बैलेंस्ड फूड जरूरी है। क्यों? क्योंकि हेल्दी रहना है और पढ़ना है। आपको एक कन्वेंस के लिए बाइक या साइकिल चाहिए। क्यों? क्योंकि समय पर समय बचा करके पढ़ना है। हर चीज जाकर के वहीं घुस जा रही है ना। मेन लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, हम उसके साधनों को ही साध्य बना लेते हैं और उसी में भटक जाते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। ऐसी गलतियां होती है, वो ना हो तो बहुत आसान है, क्योंकि सारे हमारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस्ड है। अब हमको दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर कर नहीं सकती। भले कुछ दिनों के लिए ब्रेक गैप आ जाएगा हमारे उसमें, किसी कारण से हम बीमार हो गए, घर चले गए, सिचुएशन बिगड़ गई, हो सकता है कुछ दिन का गैप आ जाए, लेकिन अब वो क्लियर है ना कि मैं यही करना है, हमें फिर जब भी मौका मिलेंगे फिर आके वही काम। ऐसे बच्चे लक्ष्य पा लेते हैं, चाहे जितना समय लगे। ये एक्सपीरियंस है हमारा। हमारे यहाँ से कितने बच्चे ऐसे जिनका गोल क्लियर था, तो वो चीज कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा, पक्का आएगा। और जब कभी भटक जाओ तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो। अब क्वेश्चन आपके बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, इसलिए बीच में जो क्वेश्चन देखते रहना चाहिए प्रीलिम्स की और मेंस की, वो आपको डायरेक्शन, क्योंकि इतनी अथाह स्टडी मटेरियल है कि हम भटक जाते हैं, है ना। अब क्लास में जहां तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है क्लास में हम टू द पॉइंट ही पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से समझ जाते होंगे तो हर दिन कुछ न पढ़ने के बाद कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलता होगा जो पूछा गया है, प्री में हो या मेंस में हो, अगर आप थोड़ा भी अटेंशन देंगे। इसका मतलब हम ऑन द वे है, हमारी स्टडी सही चल रही है। बस जरूरत है अटेंशन की और कंटिन्यूटी की, बस। हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ा जाए इसकी, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। ठीक, इसको पकड़ के चलो। अगर आप जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उन्हीं को अच्छे से पकड़ लिए ना, तो आधा तो इसी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेजर पार्ट है ये सब, इकोनॉमी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और आगे भी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। ये हमारा मेन पॉइंट है। हमने देखा मॉनेटरी जो भी करता है उसका इम्पैक्ट बैंक पर पड़ता है, और बैंक जो भी करता है उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं। चेन कौन सा बना रहे हैं? हम चेन बना रहे हैं, एक और चेन यहाँ बना लेते हैं। कौन सा सोना लगना है इसमें, हम चेन बना लेते हैं। एक है आरबीआई, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंक पर, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पर, है ना। और मार्केट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? डिमांड बढ़ जा रही है, यही तो पड़ रहा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ जा रही है। तो हमें वे सारी एक्टिविटी देखनी होंगी जो आरबीआई करता है और जिनसे बाजार में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ जा रही है। ठीक है, तो आरबीआई जो भी करता है बैंक के थ्रू, डायरेक्ट आरबीआई तो मार्केट से जुड़ा है नहीं, आरबीआई बैंक के थ्रू ही मार्केट से जुड़ा है। ठीक है, तो आरबीआई ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है? अब डिमांड का कनेक्शन किससे है? मनी फ्लो से है, मनी फ्लो से है। अगर इसका मतलब है डिमांड तभी बढ़ेगी जब फ्लो बढ़ेगा, तो आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से फ्लो बढ़ जा रहा है। तो चलो देखते हैं आरबीआई क्या कर रहा है। तो आरबीआई पहला काम तो शायद ये कर रहा है कि वो सीआरआर को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ वो एसएलआर को भी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? घटा रहा है। आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों को घटा रहा है, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर क्या है? बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका एक ऐसा पार्ट जो कि आरबीआई के पास क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, एसएलआर अपने पास रखना होता है। जैसे मान लो 4% था सीआरआर और 10% था एसएलआर, तो 14% बैंक के पास अगर सपोज दैट 100 रुपए जमा हुए, तो 100 रुपए का 14 रुपए तो निकल गया, इससे तो ट्रेड कर ही नहीं सकता। कितना पैसा बचा? 86 रुपए क्या होगा? मार्केट में जाएगा, फ्लो बढ़ेगा और इसके बराबर ही डिमांड बढ़ेगी। अचानक आरबीआई ने क्या कर दिया? इसको घटा करके 2% कर दिया, इसको घटा करके 5% कर दिया, तो कितना कम हो गया इन दोनों में से? 5-7।
अब केवल 7% ही आरबीआई को रिजर्व रखना होगा, तो 7% निकालने के बाद कितना बचता है? 93%। अब मार्केट में कितना फ्लो जा रहा है? 93। अब मार्केट में 93 जाएगा तो 93 के बराबर डिमांड बढ़ेगी, 86 जाएगा तो 86 के बराबर डिमांड बढ़ी। तो ये 93 क्या है? ये वो कैश है जो बैंक के पास है। ये कहाँ जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा। किसके थ्रू? क्रेडिट और डेबिट या डायरेक्ट कैश के थ्रू जाएगा, है ना। और पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक जाएगी बाजार में, सामान खरीदेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये केवल डिमांड बढ़ने से हुआ है, तो ये किसमें आ जाएगा? डिमांड साइड इन्फ्लेशन, है ना। कितना सिंपल। अगर यहाँ देखो, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया आप हाँ कर दो, नहीं समझ में आया पूछो, हम बताएंगे 4 बार 10 बार बताएंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये समझ में आया? ठीक। तो सीआरआर एसएलआर डायरेक्ट, अब इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। सीआरआर एसएलआर बढ़ जाने घट जाने से बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है लोन देने की क्षमता। फिर पूछा गया है कि सीआरआर एसएलआर बढ़ने से मार्केट में मनी फ्लो डैश डैश बढ़ जाता है। कितना सिंपल है। सीआरआर एसएलआर कम होने से मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है। फिर सीआरआर एसएलआर कम होने से मार्केट में डिमांड का लेवल बढ़ जाता है। और फाइनल क्वेश्चन, सीआरआर एसएलआर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक। और ये ज्यादा बढ़ रहा है तो कम करना पड़ेगा। तो कम करते समय ये तो पता चले कि ये बढ़ा क्यों है, इसलिए जानना जरूरी, क्यों बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? ये डिमांड बढ़ने से। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है? डिमांड साइड इन्फ्लेशन। इसलिए आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको वहां बताना पड़ेगा, क्योंकि ये देश किससे चलता है? प्रशासनिक अधिकारियों से ही चलता है। या नेता कोई बहुत पढ़े लिखे हो जरूरी थोड़े ना है। देश को, सिस्टम को कौन चलाता है? अधिकारी तो चलाते हैं। इतनी इतनी मेहनत करके थोड़े ना कोई वित्त मंत्री बनता है, और पूरा जो उनका डिपार्टमेंट है बजट का, उनके लिए कोई पढ़ाई तो है नहीं। और बजट उन्हीं को बनाना है, उस बजट से देश का भविष्य तय होना है। तो उस बजट को बनाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर ये इस वजह से बढ़ी है महंगाई, तो ये काम होना चाहिए। चाहे आरबीआई का पैनल हो या उसका पैनल हो, मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड करता है उस पैनल में गवर्नमेंट के लोग भी शामिल होते हैं, आरबीआई के, बताएंगे आपको, है ना। एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है उसमें दोनों साइड के लोग मिलकर के ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। यही मॉनेटरी पॉलिसी ही तो पूरा डायरेक्शन तय करती है। सब कुछ इसी से तय होता है। जब आप पढ़ लोगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि भाई जैसे ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है और बारिश ना हो तो सूखा आ जाता है, ठीक वैसे ही मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन, और कम हुआ तो रिसेशन। और इन्फ्लेशन रिसेशन दो गंभीर बीमारियां, बाकी सारी बीमारियां इन्हीं से निकलती हैं। ये बेसिक डिजीज है इकोनॉमी की। इनको कंट्रोल कर लिया तो सब। इनको कंट्रोल करने का रिजल्ट क्या होगा? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? इकोनॉमी स्टेबिलिटी। इकोनॉमी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब हैप्पी है ना। अरे पक्का, हाँ, पाकिस्तान को लेके वहां जस्ट इसका रिवर्स कर दो, जो जो हमने पॉजिटिव बोला। तो भाई वो लोग इसी में हैप्पी है। अब खुश रहने का मतलब क्या है? किसी को शादी के नाचना अच्छा लगता है, शादी किसी और की बारात में, कोई अपना बंद करके दरवाजा पड़ रहा है, उसको उसमें खुशी मिल रही है ना। तो खुशी का पैमाना, तो खुशी का पैमाना सबका स्केल अलग अलग होता है। कोई झंझट ही नहीं है, मत करो तुम भी। कोई क्या झंझट है? कोई कंपलसरी थोड़ा, हस्बैंड कमा तो रहे हैं, बैठ के आराम करो, कोई टेंशन नहीं है। देखो टेंशन किसको होती है? जो कुछ अचीव करना चाहता है, जिसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, जिसके ड्रीम्स ही नहीं है। अब यार ड्रीम्स हैं भी तो खुरापाती वाले ड्रीम्स है, तो वो अपना अपना है। हमने जो बताया वो समझ में आया है। पाकिस्तान को छोड़ते हैं, उसे ऐसे लोग और ऐसे देश के बारे में बात नहीं करते जिससे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इन सब के बारे में वो क्या ही जानते होंगे। नहीं नहीं, देखो वो रिलीजन बेस्ड बात करते हैं ना, धर्म, और धर्म भी खुरापाती वाली बात करते हैं, ऐसा नहीं है। धार्मिक होना बहुत पॉजिटिव है। रिलीजियस होना बहुत पॉजिटिव है। जैसे जैसे आप रिलीजियस होते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, और वो पॉजिटिविटी सबसे, आप रिलीजियस है इसका मेन सिंबल क्या है? आप कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में हो आप, अगर आप ह्यूमन हैं और आप धार्मिक हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होगा कि आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कैसे किसी को हैप्पी किया जाए, आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। ये धर्म है सबसे पहली बात। अगर व्यक्ति में ये चीज नहीं है तो वो धार्मिक नहीं, मेरे हिसाब से। समझ गए ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? तो कंपटीशन। एक बार सिद्धार्थ ने मेरे नहीं एक बार सिद्धार्थ ने मेरे से यही क्वेश्चन किया कि जिंदगी की असली खुशी क्या है। थोड़ा सा वो बहुत सोचता बहुत ज्यादा है अभी, ये उम्र भी है सोचने की। तो लाइफ की असली खुशी क्या है?
तो मैंने कहा देखो हमारी लाइफ में दो चीजें एक साथ चलती हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन से कट जाते हैं, और जब हम इसमें जुड़ते हैं तो हम उससे कट जाते हैं। मतलब लाइफ इन दोनों का बैलेंस है, इन दोनों का बैलेंस का नाम ही लाइफ है। हम अपनी दोनों जिंदगी को स्पिरिचुअल होना, आप टॉपिक से हट जाएंगे वरना स्पिरिचुअल होना, चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। अगर हम टीचर नहीं होते तो हम आध्यात्मिक गुरु होते बहुत ऊंचे दर्जे पे। ठीक है ना। नहीं सीरियसली मेरा जो आंतरिक जो है ना वो ये मेरा फेवरेट है। और सुनिए, और एक यहाँ पर हम आपको बताएं, स्पिरिचुअल होना आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी ताकत है। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, स्पिरिचुअल बंदा वही होता है जिसमें दूसरों को खुश करने की हैबिट पहले होती है, जो हमेशा यही कोशिश करता है। और दूसरों को खुश करना कौन चाहेगा? बड़े दिल का इंसान। छोटे दिल का इंसान हमेशा अपनी खुशी, नैरो माइंडेड होता है। और जो स्पिरिचुअल होता है उसकी पहली पहचान ब्रॉड माइंड होगा। उसे लगेगा मेरे पास जो है दे दो, मेरे पास जितनी नॉलेज है दे दो। हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है हम किताब से पढ़ाते हैं? हम अब पता नहीं आप तक वो पहुंचता है कि नहीं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि बस उड़े दो बच्चों के पास जितना ज्ञान हो, अपना कुछ बचा के नहीं रखना है। अब आपको कितना फायदा मिलता है ये हम नहीं जानते। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। जिन्होंने लूट लिया वो आज ऐश कर रहे हैं। तो अब देखो, तो यहाँ पर चीजें क्या होती है ना, हम वन साइडेड हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब हम धर्म को पकड़ते हैं तो उसी को हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। और जब हम भौतिक जगत को पकड़ते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। बैलेंस, ये एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्धार्थ ने मेरे से प्रश्न पूछा कि लाइफ का मेन मोटिव क्या है। मैं आप सारा दिन मुझसे कहती है बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ करना है कुछ करना। उसका एम है आईआईटी कानपुर मुझे लेना है। अब आईआईटी कानपुर बहुत टॉप लेवल की स्टडी चाहिए उसके लिए, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी करना है तो कानपुर से बेटर कुछ है ही नहीं। जब भी कानपुर जाता है उसी को देखता है, मुझे यहाँ आना है, मुझे यहाँ आना है। तो हमने कहा इतना बड़ा टारगेट रखा है तो मेहनत करो। अब जब मेहनत करता है तो वो मुझे जब सत्संग सुनते हुए कहता है, तो कहता है जब यही करना है जिंदगी में तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? जब मुझे यही करना है तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करना है। फिर असली उद्देश्य लाइफ का पूछा। मैंने कहा असली उद्देश्य ये है कि तुम्हारी वजह से लोग खुश रहे। तुम्हारी वजह से अगर लोगों को खुशी मिल रही है तो समझो तुम्हारा जीना सार्थक है। और वो कैसे मिलेगी? तो वो मिलेगी जब तुम लोगों की जरूरतें पूरी करोगे। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? करियर से। तो पढ़ो। आपने अभी कहा कि हम इतनी मेहनत करके अपने लिए, तो ये तो सेल्फिशनेस हो गया। नहीं, आपको नहीं पता, आप एक अच्छे आईएएस बन जाएंगे तो आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों को खुशी मिलेगी। अगर उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो आपके लिए पूजा हो जाएगी। क्यों कहा है कर्म ही पूजा है? इसीलिए थोड़ा नहीं नहीं नहीं, केवल विचारों से ही तो सब कुछ होता है। ये बदलेगा सब बदलेगा। आप इस काम को ऐसे करो ना, जैसे मुझे लगता है हम इतना अच्छा पढ़ा है कि ये बच्चा आईएएस बन जाए। क्योंकि ये जब अच्छा काम करेगा तो वो माने न माने, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरी ये मेहनत वहां पर इसके काम आ रही है। समझ गए? जब आप किसी को सही रास्ता बताते हो और लोग मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले खुशी मिलती है बताने वाले को। तो आप एक अच्छे आईएएस बन के, एक अच्छे अधिकारी बन के इस देश की सेवा। अब ये सेवा बहुत हल्का शब्द हो गया आजकल के जमाने में। तो सेवा कौन करता है पैसे कमाने के लिए? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही जितना आपके हक का है। आपको सैलरी इतनी मिलेगी कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, लेकिन आप उससे भी ऊपर फिर और चाहिए नहीं। उसके बाद आपको वो सुविधाएं मिली है लोगों की सेवा के लिए, आप उसको अपनी सेवा में लगाने लग जाते हैं। दिक्कत ये लग जाती है ना, वहीं से वहां आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके काम। ये दर्शन शास्त्र आपने अभी बताया, बड़ा अच्छा मुझे एग्जांपल आपने कहा स्पिरिचुअल होना और ये होना। अगर ये जरूरी नहीं होता तो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में ये क्यों शामिल किया गया? दर्शन, दर्शन क्या सिखाता है? नैतिकता। नैतिकता सीधे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। जब तक आप अपने मतलब एक इनर उसको नहीं जागृत करोगे, आप कभी नैतिक हो ही नहीं सकते, एथिकल आप हो ही नहीं सकते। अगर आपको इस बात का डर नहीं है, जैसे यहाँ अकेले आपका मोबाइल छूट गया, कैमरा नहीं लगा, हमने उठा के रख लिया, ये क्या है? हम एथिकल नहीं है, क्योंकि हमको डर ही नहीं किसी का, लेकिन हमें लगता है अरे कोई देख रहा है, कैमरा नहीं ऊपर वाला देख रहा है। हम कभी आपका सामान रख नहीं सकते या आप किसी का नहीं रख सकते। तो ये चीज आपको ईमानदार बनाती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? ये एक बहुत, तो हमारा ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है और स्पिरिचुअल वर्ड है, इन दोनों का बैलेंस हम दोनों को ही नहीं नकार सकते। हम आंख बंद करके नहीं चल सकते कि भगवान की मर्जी होगी तो गाड़ी से बच जाएंगे, नहीं तो हम भगवान चलाएगा। अरे आंखें किस लिए दी भगवान ने? अगर भगवान की यही मर्जी होती तुमको आंखें नहीं देता ना। तो तुमको आंखें ये भगवान ने तो दी है और कहा है कि देख के चलो। तुमको ब्रेन भगवान ने दिया है, तुम कहोगे भगवान की मर्जी थी इसलिए अपराध हो गया। अच्छा भी तो सोच सकते थे ना, वो भी तो भगवान ने दिया है। ये चीज बैलेंस, एक अच्छे अधिकारी बनो, खूब पढ़ो, इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने इस ज्ञान से, अब उस पद से जो तुमको मिलेगा उससे तुम लोगों का कल्याण करने का। अरे कितने कितने ऐसे मौके मिलते हैं, बाढ़ आपदा में लोगों को कंबल बांटने के लिए पैसे दिए गए, उसने खुद ही खा लिए। इतने मौके, मतलब सोशल वर्क के इतने मौके तो किसी को मिलते ही नहीं होंगे जितने एक आईएएस अधिकारी को मिलते हैं, किसी को नहीं। और दूसरी चीज, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं करना है, सरकार का दिया हुआ पैसा केवल उसी जगह खर्च कर देना हो गया आपका। इस तरह से करके देखो, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप केवल भौतिक उन्नति को उन्नति समझते हो कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो तो उन्नति है? उसके अंदर बैठा हुआ आदमी कितना अशांत होगा, उससे जाके पूछो। नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती होगी।
साइकिल चलने वाला भी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए पत्नी को पीछे बिठा के चल रहा है, समझ रहे हैं? तो जो पद प्रतिष्ठा, अब आप कहोगे फिर मुझे आईएएस क्यों बनना, भगवान ने आपको ब्रेन दिया है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये भी तो अपराध करोगे ना। आप अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके 10 लोगों का जीवन बदलो, हो गया सार्थक आपका मनुष्य जीवन। और ये दिमाग जो भगवान ने दिया, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी पीछे ले जाती है क्या, ये प्रोग्रेस, कितनी पॉजिटिविटी है स्पिरिचुअलिटी में। अगर इसी बात को हम एक चैनल बना के दिखाते, कितने लोग सुनते हैं मेरी बात। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, लोग जब भगवान की बात करते हैं तो नेगेटिव सोचने लगते हैं कि भगवान का मतलब है अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लेना, दुनिया से जटाएं रख लेना। अरे लोगों को हंसाना सिखाओ, लोगों को आगे उनकी उन्नति में सहायक, उनको बताओ कि तुम ये कर, कितने लोग जीना भूल गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। सड़क पर जब किसी यूथ को भीख मांगते देखते तो लगता है ये अपने जीवन को क्या बना सकता है और क्या बना लिया। अगर उसके लिए आप कुछ कर सकते हो, सोचो, विचार करो, हो गया ना आपका स्पिरिचुअल। यही तो है स्पिरिचुअलिटी, और क्या है। ऐसे बनो। अब आप सामान्य व्यक्ति तो ऐसे सोचो, आप आईएएस अधिकारी हो, सोचो कि इसको भीख देने से अच्छा है इसको किसी काम पर लगा दिया जाए। एक ऐसी योजना सरकार से तैयार किया जाए जहां इन फुटपाथ पे बैठे लोगों के लिए भी, क्योंकि पास आपके पास पावर है, तो आपने अपनी उस पावर का सही यूज किया, तो पावर पाना जरूरी है। डिपेंड करता है उस पावर का यूज कहाँ कर रहे हो आप, सेल्फ, अपनी सेल्फिश में या पब्लिक वेलफेयर में। पहले पावर तो अचीव कर लो, तब सोच लेंगे कहाँ यूज करना है। समझ रहे, मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब, कुछ पूछ रही थी तुम। चलो, तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन अब तो समझ में आ ही गया होगा। हमने अभी सीआरआर एसएलआर ही बताया, एक दो पॉइंट और बता दें फिर इसको लिखवा दें हम। जैसे सीआरआर और एसएलआर को कम करने से मार्केट में फ्लो बढ़ा और डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ा, वैसे ही बैंक रेट, जिसको हम बीआर बोलते हैं, और रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड कराता है। जब बैंकों को सस्ते लोन मिलते हैं तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, और जब बैंकों को महंगे लोन मिलते हैं तो मनी फ्लो कम हो जाता है। जब मार्केट में ये वाली सिचुएशन होती है, इसका मतलब है आरबीआई ने बैंक रेट और रेपो रेट क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। क्योंकि जब ये कम होंगे तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा आरबीआई से, और वो पब्लिक को भी सस्ता देंगे। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने से डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। है ना, कितना क्लियर। और आगे और भी हैं, जैसे ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे हम और आप अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास जमा करते हैं, वैसे ही बैंक भी अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा करके इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये क्या है, ये ब्याज की वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों के डिपॉजिट अपने पास रखता है और उनको ये ब्याज देता है। ठीक है, जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट क्या कर देता है, कम कर देता है, तो बैंक फिर आरबीआई के पास पैसे जमा न करके पब्लिक को उधार देने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन में मार्केट में फिर से मनी फ्लो बढ़ जाता है और डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, इन सब में सप्लाई का कहीं नाम नहीं आया। तो इन कारणों की वजह से जब महंगाई बढ़ती है, ऐसी महंगाई या इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया, अब लिख लो इसको। इसको आप एक हेडिंग दो, क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक, क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक इन्फ्लेशन। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग दो, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन। पेपर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू करो भाई, 3-4 महीने पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू रखना, नहीं तो छोड़ देना, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि छोड़ ही नहीं पाऊंगी। डिमांड साइड इन्फ्लेशन लिखो इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट इज ऑल्सो नोन, कौन सी बुक रखी बेटा, कौन सी बुक है, एनसीईआरटी की? ये कौन सी रखी है जो आप पलट रहे हो पेज, किसका, किसी और का है? नहीं, ये नोट्स किसका है मैं पूछ रही हूँ। आप सही चीज पढ़ रहे हो, इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ना नहीं चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है, हमने वो बताया उसके अपोजिट चीज आप कहीं और समझ नहीं पाते, तो लगता है किसको सही माने। तो जो आप साइड में रखे हो सोर्स ऑफ स्टडी, ये क्या है, किताब है, नोट्स है, तुम्हारा पर्सनल खुद से बनाए हुए हैं? कहाँ से बना रहे हो, एनसीईआरटी से? अच्छा, तो नोट्स उन टॉपिक के बनाओ जो क्लास में पढ़ा दिए जाए, क्योंकि आपके पास डबल नॉलेज होगी, क्लास की भी और बुक्स की भी।
अगर आप वो बना लोगे जो आपने क्लास में पढ़े ही नहीं है, तो हो सकता है वो आधा अधूरा हो, कंप्लीट तभी होगा। अच्छी आदत है ये, अपने नोट्स बनाइए, ये अच्छा प्रयास है। लेकिन ये प्रयास उन टॉपिक्स पर सक्सेस होता है जो टॉपिक्स आपको क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर हमारी बात का जवाब हमको मिल गया होता है। ठीक है, चलो। ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, increase in demand due to many reasons। अब ये many reasons जो हमने आपने अभी पढ़े उनको पॉइंट नोट करना है। increase in demand due to many reasons, पॉइंट बनाए यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पर जो टर्म आप लिखोगे ना, आप उसको मैच करके देखना कि मैंने जो अभी आपको समझाया है और जो आप लिख रहे हैं, क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं? हम आगे और एक्सप्लेन कर देंगे। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? आप और हम खर्च करते हैं वो, जो हम और आप खर्च करते हैं वो नहीं, जो सरकार खर्च करती है, जो सरकार खर्च करती है। और सरकार खर्च करती है, इन पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करती है, इसका मतलब सब्सिडी बढ़ा दी गई है। आ गई ना वही बात? सरकार जब ज्यादा सब्सिडी देगी तो सरकार के खर्चे बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे ना। तो ये क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। इनडायरेक्टली आपने वही लिखा, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल्स में, समझते डिटेल्स में, लिखते तो शॉर्ट में है ना, तो उसका मीनिंग आपको पता, गागर में सागर भरना उसी को कहते हैं, कि जो एक पन्ने की हमारी समझ है उसको एक लाइन में कैसे हम लिखें। ठीक है, increase in public expenditure especially by the government operating large fiscal deficit। इसको लिखिए, समझाते हैं। by large, यहां से कंप्लीट कीजिए, स्पेशली by the government operating large fiscal deficit। डेफिसिट मतलब घाटा। कौन सा घाटा? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बजट घाटा। ठीक, बजट से रिलेटेड घाटा, और इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? राजकोषीय घाटा। ये घाटा क्या है? ओवरऑल समझो, 100 बात की एक बात, जब सरकार के कुल आय उसके कुल व्यय से कम हो जाए, टोटल है ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, किसका? सरकार का। तो ये जो बचेगा वो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट, घाटा। हर तरफ घाटा घाटा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? क्या चाहिए भाई? घाटे को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो फंड मैनेज करेगी उसको क्या कहेंगे? डेफिसिट मैनेजमेंट। क्या कहेंगे? डेफिसिट मैनेजमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था। ये शब्द आपने जरूर कहीं ना कहीं लिखे पढ़े होंगे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेफिसिट मैनेजमेंट। और डेफिसिट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले आया 1929 में, जब अमेरिका में रिसेशन आया था। तो कीन्स का कॉन्सेप्ट था फिजिकल डेफिसिट। कीन्स ने, सेफ्टी पिन खुल गया और मुझे ही चुप गया। कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया अमेरिका को? कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि अमेरिका की गवर्नमेंट को लोगों की सब्सिडी पर, वेलफेयर पर ज्यादा खर्च करने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा करके इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर लाना था। और इकोनॉमी रिसेशन से तभी बाहर आती है जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। उस समय लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट था नहीं, तो सरकार को कहा गया वेलफेयर करने के लिए कि सरकार लोगों की सब्सिडी बढ़ाए, उनके वेलफेयर में खर्च करे ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। ऐसा करने से इकोनॉमी तो बाहर हो गई रिसेशन से, लेकिन सरकार के पास घाटा बढ़ गया। इस घाटे को नाम दिया गया डेफिसिट मैनेजमेंट। और तब से ये माना गया कि डेफिसिट मैनेजमेंट बुरी चीज नहीं है। अदरवाइज घाटा बुरा होता है ना, लेकिन कहा गया कि डेफिसिट मैनेजमेंट बुरी चीज नहीं है, बशर्ते ये लिमिट में रहे, अनलिमिटेड ना हो जाए। डेफिसिट मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि सरकार वेलफेयर कर रही है। जैसे हमारे देश का घाटा हमेशा डेफिसिट में ही बजट हमेशा डेफिसिट में क्यों होता है? क्योंकि हम एक वेलफेयर इकोनॉमी भी है साथ साथ। जैसे आप बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम को जानते होंगे, मैंने इनसे कहा सोशल वर्क में, आप कभी सोशल वर्क क्या है? ये डेफिसिट ही तो होता है इनसे। जैसे मनरेगा में लोगों को इतना पैसा देना है, लोगों को वेलफेयर प्लानिंग, बहुत सारी वेलफेयर प्लानिंग विमेन्स के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, यूथ के लिए है।
अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। इनमें सरकार बस वन साइडेड खर्ची तो करती है, इनकम थोड़ी कुछ हो रही है सरकार को, क्यों भाई? तो इनसे क्या होगा? वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन बजट तो लॉस में जा रहा है ना, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट पे फोर्स अप्लाई करो, नहीं डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो वो पहला काम क्या करेगी? वेलफेयर करना बंद कर देगी लोग। और वेलफेयर नहीं करेगी तो ये जो हाईवेज बन रहे हैं, अब कभी कभी जैसे अब आप कहोगे गवर्नमेंट की इनकम भी तो है, हाँ है, लेकिन कभी कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है फ्यूचर के इनकम को बढ़ाने के लिए। वर्तमान में ज्यादा खर्च, सरकार हाईवेज बना रही है, सरकार सी पोर्ट बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे ब्रिजेस बना रही है, या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग क्यों किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सोशली भी, इकोनॉमिकली, जिससे कि आने वाले टाइम में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। भाई हम अपने घर को पहले तैयार करेंगे तभी तो मेहमानों को बुलाएंगे, और घर को तैयार करने में पैसा खर्च होगा। तो बनेगा इंडिया तभी तो बनाएगा इंडिया। हम कहते हैं मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, तो पहले भारत को तो बनाओ, इस लाइक कि भारत में बनाए, कि भाई बड़ी अच्छी बात है ये, भारत को बनाओ। भारत को बनाओ का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना। अब इंफ्रा भी टू टाइप्स का होता है, सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा। सोशल इंफ्रा में क्या आ जाएगा? लोगों को सोशली, जैसे एजुकेशन, वेल एजुकेटेड लोग हो, हेल्थ उनकी अच्छी हो, है ना, एक मेमोरेबल बिहेवियर, साफ सफाई, ये सब चीजें, एक अच्छी लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी स्टैंडर्ड, तो उनका क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। स्किल्ड बढ़ाओ लोगों का, स्किल्ड लोग ही तो आगे कुछ वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होंगे ना। और इकोनॉमिक इंफ्रा क्या होता है? उसमें हाईवेज, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी बातें मैंने कही, ये जब दोनों तरह के हमारे इंफ्रा तैयार हो जाएंगे तब हम क्या होंगे? बन जाएंगे। अभी इंडिया क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हम पहले कंस्ट्रक्ट होते हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे पहले फैक्ट्री बनती है फिर फैक्ट्री में सामान बनता है। हमने अपनी फैक्ट्री तो पूरी करी नहीं, और आओ बनाओ बनाओ बनाओ, कहाँ बनाए? कहने का मतलब ये है कि चाइना ने ये काम कर लिया। हमसे गलती क्या हुई? हमसे यानी कि हमारी जो कंट्री की जो प्लानिंग थी उसमें गलती ये हुई कि हमने पहले अपना इंफ्रा तैयार किया नहीं, और मेक इन इंडिया के दरवाजे पहले खोल दिए। तो मेक इन इंडिया में हमारे सामान तो आया, हमारे यहाँ बनाने के लिए नहीं आए, बना बनाया सामान आ गया, हम इंपोर्ट के लिए मार्केट बन गए। चाइना ने क्या किया? पहले कंस्ट्रक्ट किया चाइना को सोशली और इकोनॉमिकली, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसने बिना, फिर तो लोग दरवाजा खटखटा के आएंगे आपके यहाँ, ठीक है ना। तो फिर उसके यहाँ दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर का जो इन्वेस्टमेंट था, एफडीआई था, वो चाइना में आया, क्योंकि चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम थी। देखो आपके यहाँ की हाईवे जितने अच्छे होंगे, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट की लागत उतनी कम आएगी, आपके यहाँ लेबर जितने स्किल्ड होंगे, लेबर चार्ज उतना कम आएगा, है ना। आपके यहाँ हेल्थ स्किल जितना अच्छा होगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे और उनको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनकी जो आउटपुट है वो ज्यादा, क्योंकि एक हेल्दी और हैप्पी, याद रखना, हम यहाँ बीमार हो, अनहेल्दी हो और हम टेंशन में हो, सपोज सर से मेरी लड़ाई हो गई हो, हम टेंशन में क्या ही पढ़ाएंगे तुमको, हम इसी में लगे रहेंगे, अरे दिमाग खराब है, मूड खराब है, कभी कभी होता नहीं है ऐसा, हम बार बार बैठ जाते चेयर पे जाके। लेकिन जिस दिन हम हेल्दी और हैप्पी होते हैं, उस दिन अपने आप पढ़ाने की जो क्षमता है और जो क्वालिटी है अपने आप बढ़ जाती है। फायदा किसका होता है? आप लोगों का। इसलिए कहते हैं हमारा मूड सही रखो। हाँ, एक मतलब ये, जब मम्मी पापा खुश होते हैं तो आपको एकदम वो चीजें दे देते हैं जो आपको उम्मीद भी नहीं थी, वो दे, आप उनका मूड खराब करोगे तो कुछ नहीं पाओगे उससे। ऐसे ही एक हेल्दी और हैप्पी लेबर, मतलब अब्राहम मास्लो इस पर विचार करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में अब्राहम मार्सो मास्लो जो है बहुत बड़ा एक वो है, मैं तो उसको फिलोसफर कहती हूँ। तो उसने जो जो विचार दिए, कहता है कि एक 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 जो जो मजदूर होता है, लेबर होता है, एम्प्लॉय होता है, वो केवल आपकी सैलरी से ही इंप्रेस नहीं होता, सैलरी से ही खुश नहीं होता है, वो एक सोशल आपके बिहेवियर से और उस एटमोसफियर से जहाँ वो काम करता है, उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अगर ये सब, तो एक हेल्दी और हैप्पी लेबर क्या करेगा? उसकी वर्क कैपेसिटी यानी कि स्किल्ड होगा, हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वो 4 के बराबर अकेला काम करेगा, तो फाइनली क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होगी कि नहीं होगी? चाइना ने सारी तैयारियां करके तो दुनिया भर के प्रोडक्ट अपने आप वहां आई बनाने के लिए, चाइना में बना बना करके भारत में बेच रहे हैं, हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब धीरे धीरे इंडिया में भी हो रहा है, इंफ्रा बहुत तेज, हाईवेज पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। हम जब भी इधर बाहर जाते, अभी ऑन रोड गए थे 1000 किलोमीटर दूर बाई कार, तो देखा क्या क्या हाईवेज, मतलब 6 लेन,
और अब बहुत बहुत तबीयत खुश होगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, मुझे इससे मतलब है कि मेरा देश तैयार हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत खुशी हुई। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, डस्ट वस्ट बहुत, क्योंकि अभी बढ़ रहा है भाई, जहाँ छेली थोड़ी चलेगी वहां धूल मिट्टी तो होगी ना। हमारा देश भी बढ़ रहा है, अच्छा है, नया नया बनेगा, यंग है, हम हीरो पुराना हो गया, वेस्ट पुराना हो गया, हम न्यू न्यू तैयार होंगे, है ना, तो हम दुनिया भर के लिए अट्रैक्टिव एक प्लेस होंगे। तो मुझे याद आता है, मेरा घर हाईवे के पास था, तो मेरे घर के सामने सड़कें टूटी हुई थी, खड्डे खड्डे, गाड़ियां बहुत जाती थी, दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और फरकाबाद वाले रूट, ऑन रोड। तो वहां से बड़े भारी भारी हैवी हैवी लगेज वाले ट्रक जाते थे। एक बार अमरूद भरा हुआ ट्रक उसी में फंस गया और सारा अमरूद वहीं लुढ़क गया। 4-5 दिन लोगों ने केवल अमरूद ही खाया, लेकिन जिसका वो था वो तो रो रहा होगा ना, दोबारा बेचारा हिम्मत नहीं करेगा। तो ये चीज क्यों, किस वजह से डिले हुआ उसका बिजनेस? खड्डों की वजह से, इंफ्रा कमजोर था। ऐसे अनगिनत उदाहरण, एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे कंट्री को कंस्ट्रक्ट करके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लेस बना सकते हैं, लेकिन ये सब कौन बनाएगा? सरकार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सड़क नहीं बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर देश को तैयार नहीं करेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग में पैसा खर्च करेगी, तो फिर देश को बनाने में पैसा कौन लगाएगा? सरकार। क्या कुछ डायरेक्ट मिलेगा सरकार को? आगे चल करके जीएसटी और वो सब सेल्स टैक्स मिलेंगे, आज तो नहीं मिल रहे ना, तो उससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट होगा तो डेफिसिट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आ गई बात घूम करके वही, ये चीज। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया सबसे पहले 1929 में, लेकिन आज ये मैक्सिमम। अच्छा, कैसे कंट्रीज का डेफिसिट मैनेजमेंट होना कंपलसरी है? डेवलप, अनडेवलप एंड डेवलपिंग। डेवलपिंग, डेवलपिंग, डेवलप कंट्री तो उसका तो इंफ्रा तैयार है, वो क्यों खर्च करने लगे? उनको क्या जरूरत है? देखो, डेवलप कंट्री बन चुका और अनडेवलप को बनाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जो बन रहा है, बनते हुए मकान में ज्यादा पैसा लगता है कि बने बनाए मकान में? तो बस हम बनी तो रही है, डेवलपिंग, सब कुछ ऑन द वे है हमारे यहाँ, तो ज्यादा पैसा लगता है ना। कितना इजी चीजें होती, बस अकेले में बैठ के तो विचार किया करो। और अच्छा हो डिस्कस के लिए कोई अपने ही लेवल का बच्चा ढूंढो जो कि डिस्कस कर सको उसके साथ ये चीजें। कभी बच्चे क्या होते हैं ना, अपने से लो लेवल के बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, एकदम शेर है तो मैं तो इतना भी नहीं आता, हमको इतना आता है। नहीं, अपने से ऊंचे लेवल के साथ डिस्कस करो तो आनंद आए। हाँ हाँ, नहीं, चैट जीपीटी वो ज्यादा ही सुपीरियर हो गई, फिर वो तो उसके सामने थोड़ा सा आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है और डेफिसिट मैनेजमेंट होता है, इस डेफिसिट मैनेजमेंट को फुलफिल करने के लिए सरकार एक्स्ट्रा मनी प्रबंध करती है। एक्स्ट्रा मनी का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास कई प्रयास है, जैसे वो लोन लेती है ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जब वो लोन लेती है तो क्या होता है, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, और उससे भी अगर खर्चा पूरा नहीं होता है तो नई करेंसी इश्यू कराती है। इन सबसे मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाता है, जिससे मनी फ्लो बढ़ता है, और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग, घर जाके इन पर अच्छे से सोचना। आज अगर अच्छे से इन पॉइंट पर डिस्कस किया तो कल क्वेश्चन लेकर के आओगे, सब चीजें समझ में आएंगी। सेकंड पॉइंट, लूज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। लूज मतलब लिबरल, हाँ, लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लिबरल में क्या होगा? नहीं, लिबरल में सीआरआर कम होगा कि बढ़ेगा? अगर मॉनेटरी पॉलिसी लिबरल हुई तो सीआरआर घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बताओ, आप नहीं बोलोगे, बताओ। अगर लूज मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, तो उसमें सीआरआर वो घटा देगा कि बढ़ा देगा? सीआरआर एसएलआर बढ़ाएगा कि घटाएगा? लूज का मतलब क्या है? मार्केट में फ्लो बढ़ रहा है, तो फ्लो बढ़ने कब बढ़ेगा? सीआरआर कम होने पर या ज्यादा होने पर? तो फिर क्यों उल्टा जवाब दे रही है? चलो, लूज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विच लीड्स, इसी में, विच लीड्स टू लो इंटरेस्ट रेट्स, बैंक रेट कम हो गए, which leads to low interest rates and higher consumption. इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे ना, एंड हायर कंजप्शन। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। डिमांड बढ़ने का ये भी रीजन है ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ ये सारे कॉज एक साथ है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, इसीलिए एक सेंसस स्किप कर दिया, अब अगली बार थोड़ा कमी दिखाई पड़ेगी। 21 वाला तो कर ही दिया। आने वाली टाइम में पूरी दुनिया में जितनी अच्छी सिचुएशन इंडिया की होगी, दुनिया में किसी और देश की नहीं होगी, हर लिहाज से। क्योंकि जैसे किसी इंसान के अच्छे और बुरे दिन आते हैं, ऐसे ही किसी देश के भी अच्छे और बुरे दिन आते हैं।
ये साइकिल जो चल रहा है ना, यूथ के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अच्छी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया के सबसे बूढ़े भी हमारे देश में होंगे। सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। जैसे आज चाइना में है, चाइना में है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन कहाँ है, नंबर ऑफ सिटीजन सीनियर्स, चाइना में। आगे बढ़िए।